नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुधार के एक बड़े वादे के साथ आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक सुधार था या फिर भारतीयों को संभालने की एक बहुत ही सोची समझी ब्रिटिश चाल। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे एक्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है ब्रिटिश सरकार की मशहूर गाजर और डंडे वाली पॉलिसी। मतलब एक हाथ में वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जैसी गाजर दिखा रहे थे, यानी कुछ रियायतें, कुछ छूट, और वहीं दूसरे हाथ में रॉलेट एक्ट जैसे सख्त कानूनों का डंडा भी बिल्कुल तैयार रखा था। ये एक दोहरी रणनीति थी। और हाँ, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड ब्रिटिश स्ट्रैटेजी थी। इसका एक ही मकसद था कि भारतीय राष्ट्रवादियों की आज़ादी की बढ़ती मांग को किसी तरह ठंडा किया जाए, लेकिन असली पावर अपने हाथ से जाने ना दी जाए। इस नीति का निचोड़ बस इतना सा था कि ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सुधारों का दिखावा तो करना चाहते थे, पर असली ताकत और फैसले लेने का हक अपने ही हाथों में रखना चाहते थे। तो चलिए सबसे पहले उस गाजर की बात करते हैं जो दिखाई गई। ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों के लेवल पर, यानी प्रोविंसेस में, कुछ लिमिटेड सुधारों की पेशकश की। इसके लिए एक नई और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था शुरू की गई जिसे कहा गया द्वैध शासन या डायरकी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की दोहरी सरकार थी जहां प्रांतों के कामकाज को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब जरा इस बंटवारे की चालाकी देखिए। जितने भी जरूरी और पैसे वाले विभाग थे, जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन का लगान, वो सब आरक्षित यानी रिजर्व्ड थे, मतलब सीधे गवर्नर के कंट्रोल में। और जो कम जरूरी विभाग थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड थे, जिन्हें भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। साफ था, असली पावर गवर्नर के पास ही थी। मतलब जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों की, पर उसे पूरा करने के लिए तिजोरी की चाबी गवर्नर की जेब में थी। और हाँ, इन सुधारों को और भी अच्छा दिखाने के लिए एक और बड़ा दांव खेला गया। ये कहा गया कि प्रांतीय विधान परिषदों में अब लगभग 70% सदस्य चुनाव के जरिए आएंगे। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों का साइज भी बढ़ाया गया। लेकिन इसी के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल भी खेला गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सिर्फ जारी ही नहीं रखा गया, बल्कि उसे और भी मजबूत कर दिया गया। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का वो हथियार था जिसका असर दशकों तक महसूस किया गया। तो ये तो थी प्रांतों की कहानी। लेकिन जैसे ही हम नजर घुमाकर केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। और यहीं पर हमें ब्रिटिश स्ट्रैटेजी का वो डंडा वाला हिस्सा साफ साफ दिखने लगता है। केंद्र में उन्होंने पक्का किया कि फाइनल कंट्रोल पूरी तरह से उन्हीं के हाथों में बना रहे। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेंट्रल लेवल पर कोई भी जिम्मेदार सरकार नहीं बनाई गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जो लोग देश की सबसे बड़ी सरकार चला रहे थे, उन्हें चुने हुए भारतीय नेताओं को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी। वो पूरी तरह से अपनी मनमानी कर सकते थे। हाँ, बस दिखावे के लिए एक नया पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर जरूर बना दिया गया, जिसमें दो सदन थे। एक ऊपरी सदन, जिसे राज्य परिषद कहा गया, और एक निचला सदन, यानी केंद्रीय विधानसभा। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, असली पावर, मतलब जो असल में फैसले ले सकता था, वो गवर्नर जनरल ही था। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था और उसके पास किसी भी कानून को रोकने की वीटो पावर थी। यानी केंद्र में सत्ता का ढांचा बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। तो अब जब हमने गाजर और डंडे दोनों को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि इस एक्ट का असली मकसद था क्या? जो वादा किया गया और जो हकीकत में मिला, उसमें कितना फर्क था? और यहीं पर इस कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वादा ये किया गया कि भारत में धीरे धीरे सेल्फ गवर्निंग संस्थाएं बनाई जाएंगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार, यानी अपना भविष्य खुद तय करने का कोई हक नहीं होगा। तो आखिर में इन सुधारों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये सच में आगे की तरफ एक कदम था या बस आंखों का एक धोखा? तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो 1919 के एक्ट की कहानी कुछ ऐसी थी। गाजर के तौर पर प्रांतों में कुछ हद तक आज़ादी दी गई। डंडे के तौर पर केंद्र में पूरा ब्रिटिश कंट्रोल बना रहा। वादा था कि धीरे धीरे अपना शासन मिलेगा, लेकिन हकीकत में अपना भविष्य तय करने के अधिकार से साफ साफ इनकार कर दिया गया। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं।
क्या 1919 का अधिनियम वाकई में भारत को आज़ादी की ओर ले जाने वाला एक कदम था, या फिर ये बस एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया राजनीतिक भ्रम था जो भारतीयों की बढ़ती मांगों को कुछ वक्त के लिए शांत करने के लिए था?